Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, दिस इज दिव्यांशु पांडे और आज की क्लास में मैं आपको इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई के फेज सेकंड एग्जाम के एसआरटीज के प्रैक्टिस सेट कराऊंगा. जैसा कि आप जानते हैं, आपके एयरफोर्स एक्स एंड वाई के फेज फर्स्ट यानी कि रिटन एग्जाम के बाद आपका जो इंटरव्यू शुरू होता है एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पे, वहां पे आपके फेज सेकंड में 3 टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं. पहला आपका फिजिकल टेस्ट, दूसरा एसआरटी और तीसरा आपका ग्रुप डिस्कशन. तो आज से मेजर कसी क्लासेस ने एक सीरीज शुरू की है एयरफोर्स एक्स एंड वाई फेज सेकंड के प्रिपरेशन के लिए कि आप घर बैठे YouTube के माध्यम से, साथ ही साथ हमारे MKC लर्निंग ऐप के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने फेज सेकंड को आसानी से क्लियर कर सकें. आपका फेज सेकंड में जो SRT के टेस्ट होते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ 45 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं. टोटल 45 क्वेश्चन, और जिसके लिए आपकी टाइम लिमिट जो होती है वो है आपकी 30 मिनट्स. यानी कि आपको 45 क्वेश्चन करने होते हैं, वो भी 30 मिनट्स में. अब जानते हैं कि 45 मिनट्स में 45 क्वेश्चंस में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं. तो यहां पर आप SRT नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन SRT प्रैक्टिस सेट आपके 45 होते हैं, और इसके लिए आपको जो टाइम अलॉट आपके एयरमैन सिलेक्शन सेंटर के द्वारा किया जाता है वो रहता है आपका 30 मिनट्स. ठीक है, तो आपको इस टाइम के अकॉर्डिंग इन 45 क्वेश्चंस को एकदम सही तरीके से अटेंड करने होते हैं. और अगर हम इस 45 क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें 40 क्वेश्चंस आपके सीधे SRT के होते हैं. फिर आप कहेंगे सर, अगर SRT सेट में टोटल 45 क्वेश्चन, 45 में से 40 क्वेश्चन SRT के होते हैं तो बाकी के 5 क्वेश्चन किसके? तो बाकी के जो 5 क्वेश्चन रहते हैं वो आपके रीजनिंग के रहते हैं. और रीजनिंग में आपके कौन कौन से? वर्बल एंड नॉन वर्बल. ठीक है, बेहद आसान से क्वेश्चन आपके रीजनिंग से पूछे जाते हैं, जिसकी तैयारी मेजर कसी क्लासेस भी करवाता है. ओके, और 40 क्वेश्चंस आपके सीधे डायरेक्टली SRT के पूछे जाते हैं, और इनके लिए जो आपको टाइम अलॉट किया जाता है वो रहता है आपका 30 मिनट्स. यानी कि विद इन 30 मिनट्स यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 45 क्वेश्चंस. अब देखिए, जब आपके 45 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 30 मिनट्स में, अब आप सभी का प्रश्न ये रहता है कि सर इसमें माइनस मार्किंग रहती है या फिर नहीं रहती है. तो माइनस मार्किंग आपकी बिल्कुल भी नहीं रहती है. तो यानी कि आपको इन 30 मिनट्स में पूरे के पूरे 45 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है. अब आपकी एकदम सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस वीडियो और इस क्लास के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप जान सकेंगे कि हमें किस प्रकार अपनी तैयारी करनी है. और आज की क्लास में डिफरेंट SRTs आपको मैं करवाऊंगा, जिससे कि आप जान सकेंगे कि किस तरह की SRTs और किस तरह के आपके सिचुएशंस अराइज होंगे आपके फेज सेकंड के एग्जाम में. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं कि आपकी पहली SRT क्या है. पहली SRT पे आने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि जो आपके वहां पर टेस्ट लिया जाता है, 45 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हर SRT यानी कि SRT में आपका एक सिचुएशन दिया जाता है. सिचुएशन का मतलब होता है कि आपकी एक कंडीशन दे दी गई है, अब उसको आप टैकल कैसे करेंगे. उसको टैकल करने के लिए आपको वहां पे 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, ऑप्शन A, B, C, D. सबसे पहले आप अच्छे से सिचुएशन को पढ़िए और प्रैक्टिकली उसको अप्रोच करिए, तभी आप अपने उस क्वेश्चंस के आंसर को सही कर पाएंगे. तो चलिए जानते हैं कि आपकी पहली SRT आपसे क्या पूछ रही है. आप भी पूरी कोशिश करिए कि आप इन सभी SRT का सही जवाब दे सकेंगे. तो चलिए, so the first SRT is, he was weak in the mathematics but his father wanted him to take mathematics as a subject after 10th class. यानी कि आप देखिए,
अब यहां पे देखना होगा, इस सिचुएशन को अच्छे से पढ़िए और आप कहेंगे सर ये ही कौन है। ठीक है, ही कोई अदर पर्सन नहीं बल्कि आप स्वयं होते हो। यानी कि आप किसमें वीक हो? मैथमेटिक्स में। आपकी मैथ कमजोर है और आपके पिताजी चाहते हैं कि आप 10th के बाद भी मैथ को लेकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। और आप कह रहे हैं कि अपने पिताजी से देखिए मेरी जो मैथ है वो उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं मैथ को 10th के बाद कंटिन्यू नहीं कर सकता। अब देखते हैं इसके 4 ऑप्शन क्या है, यानी कि अब आपको क्या करना है। अब आपको क्या करना है? पहला, ये तो आपका सिचुएशन हो गया। अब इसके 4 रिएक्शन दिए गए हैं। अब इन रिएक्शन में से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट रिएक्शन है उसको आपको टिक करना है, यानी कि उस ऑप्शन को आपको सही तरीके से अटेम्प्ट करना है। पहला ऑप्शन आपके लिए टेक आर्ट स्ट्रीम। आप जो है आर्ट स्ट्रीम ले लेंगे, यानी कि अपने पिताजी की बात नहीं मानेंगे। द सेकेंड ऑप्शन इज वर्क हार्ड ऑन हिज वीक सब्जेक्ट। आप अपने वीक सब्जेक्ट पे यानी कि मैथ पे और भी मेहनत करेंगे और भी काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ टीचर्स एंड फ्रेंड। यानी कि अपने जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको और भी स्ट्रांग बनाने के लिए आप किसकी मदद लेंगे? अपने अध्यापक की, अपने टीचर्स की और अपने दोस्तों की। स्कोर्ड गुड, अच्छा आपने स्कोर किया। एंड टुक साइंस स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10th। और 10th में मैथ में आप टीचर्स और अपने दोस्तों की हेल्प लेके अच्छा स्कोर आप करेंगे और फिर क्लास 11th-12th में भी आप साइंस स्ट्रीम प्लस मैथमेटिक्स से कंटिन्यू करेंगे। तीसरा ऑप्शन, टोल्ड हिज फादर दैट साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स इज वेरी टफ। आप अपने पिताजी से कहेंगे कि देखिए साइंस स्ट्रीम वो भी मैथ से बहुत ही टफ है, इसलिए मैं नहीं ले सकता। चौथा, ट्राई टू इंप्रूव हिज मैथमेटिक्स। और आप कोशिश करेंगे कि मैं अपनी मैथमेटिक्स को सुधार लूं। तो देखिए जब भी हम किसी सिचुएशन के आपके रिएक्शन देखते हैं तो सबसे पहली चीज हमको यह ध्यान में देनी होती है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट और मोस्ट फुली एक्शन वाला आपका रिएक्शन कौन सा है। यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारी बातें सही तरीके से बताई जा रही हैं ठीक अप्रोच के द्वारा, यानी कि उसमें पॉजिटिव अप्रोच है और उसी को लेकर आपको आगे बढ़ना होता है। अगर हम देखिए इसमें आपको एक सिचुएशन दी गई है जिसमें आपको बताया गया कि आपका एक सब्जेक्ट कमजोर है। अगर आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट हैं, मान लीजिए आप किसी चीज में कमजोर होते हैं, तो क्या इसका अर्थ यह होता है कि आप उसको स्किप कर दें, छोड़ दें? बिल्कुल भी नहीं। आपको इस सिचुएशन के माध्यम से आपसे यही पूछा जा रहा है कि क्या आपके अंदर नेवर गिव अप वाली क्वालिटी है या फिर नहीं है। तो देखिए अगर हम इस प्रकार से पहला ऑप्शन देखें, टेक आर्ट स्ट्रीम, यानी कि आपने क्विट कर दिया, ठीक है, तो ये किसी भी डिफेंस एस्पिरेंट की कोई भी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए और ना ही आपकी होनी चाहिए और मेरे ख्याल से ना ही आपकी है। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन तो यहां पे गलत हो गया। अब हम ऑप्शन सी देख लेते हैं, टोल्ड हिज फादर दैट साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स इज वेरी टफ। अब मान लेते हैं यही रिएक्शन है आपका और अगर आपके कमांडिंग ऑफिसर ने आपको कोई एक टास्क दे दिया और आप उससे यही कहेंगे ना कि सर देखिए बहुत ही टफ टास्क है, मुझसे नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इस रिएक्शन पे टिक करते हैं तो आपकी मानसिकता, आपकी साइकोलॉजी यही बताएगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी भी इसका गलत रिएक्शन है या फिर आंसर है। डी, ट्राई टू इंप्रूव हिज मैथमेटिक्स। अब देखते हैं ऑप्शन डी और ऑप्शन बी दोनों में ही कुछ सिमिलरिटीज हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि फुल एक्शन किसमें है, यानी कि किन किन चीजों को लेकर आप उस सिचुएशन को टैकल कर पा रहे हैं। देखिए इसमें सिर्फ आधा ही बताया गया, यानी कि आप अपना इंप्रूव करेंगे, लेकिन अगर आप ऑप्शन बी में देखेंगे इसमें बताया जा रहा है कि आप किन किन चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप मेहनत करेंगे खुद से, यानी कि सेल्फ स्टडी करेंगे। जहां पर आपको दिक्कत आएगी आप अपने टीचर्स और फ्रेंड से उसके बारे में पूछेंगे और फिर अपने मैथमेटिक्स को इंप्रूव करके क्लास 11-12th में आप साइंस स्ट्रीम प्लस मैथमेटिक्स से कंटिन्यू करेंगे। तो यही इसी प्रकार का अप्रोच होना चाहिए आपको आपके एसआरटी को करने के लिए। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हुआ वो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द सिचुएशन नंबर फॉर द एसआरटी फर्स्ट। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर सेकंड एसआरटी व्हिच इज
देखिए सेकंड एसआरटी। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन भी ये रहता है कि सर जो एसआरटी वहां पे आती हैं क्या वो सिर्फ इंग्लिश में ही रहती हैं या फिर हिंदी में भी होती हैं? तो मैं बताना चाहूंगा आपको, जो आपकी एसआरटीज होती हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही वहां पे पूछी जाएंगी। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य आज की क्लास में इंग्लिश के ऑप्शन को लेने का सिर्फ इतना है क्योंकि आपके फेज सेकंड में जो आपकी जीडी होती है यानी कि ग्रुप डिस्कशन, उसमें आपकी टोटल इंग्लिश ही कंटिन्यू होती है। अगर आपकी इंग्लिश पे पकड़ अच्छी है तभी आप अपना ग्रुप डिस्कशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। और जो भी बच्चे फेज फर्स्ट को क्लियर करके आते हैं उनसे इतनी अपेक्षा की जाती है कि उनकी इंग्लिश स्ट्रांग है तभी वो अपने फेज फर्स्ट रिटन एग्जाम को क्लियर करके आए हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। आपको इंग्लिश में फ्लुएंट भी होना है, साथ ही साथ आप अच्छे से पढ़कर उसकी मीनिंग भी समझ सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड एसआरटी पे और जानते हैं कि इसमें कौन सा सिचुएशन आपको दिया गया है और उस सिचुएशन में आप किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे। तो देखिए सेकंड सिचुएशन इज ही वाज गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट। आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, बट लेकिन हिज फादर वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हिज पार्टिसिपेशन इन गेम्स as his father feel that games can destroy his study। और आपके पिताजी यह सोचते हैं कि गेम्स में पार्टिसिपेशन करने से आपके स्टडी में सबसे ज्यादा बाधा आ जाती है, यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई रुक जाती है। इस कारण से आपको गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अब ये तो आपको सिचुएशन दे दिया गया। इसमें सिचुएशन क्या है, आपको स्पोर्ट में क्रिकेट खेलना पसंद है लेकिन आपके पिताजी चाहते हैं कि इससे आपका सबसे ज्यादा स्टडी हैम्पर होता है, बाधित होती है, इस कारण से आपको छोड़ देना चाहिए। अब इस सिचुएशन में आप किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, ठीक है? तो आपके यहां पे 4 रिएक्शन दिए गए हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िए और फिर बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा। तो चलिए पहला ऑप्शन, convince his father that cricket is his interest and along with sport he also gave enough time to his study। यानी कि आप अपने पिताजी को मना लेंगे, कहेंगे कि देखिए पिताजी मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में है लेकिन मैं स्पोर्ट एक्टिविटी के साथ ही साथ पर्याप्त समय अपने पढ़ाई को भी देता हूं। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। सेकंड, वर्क अकॉर्डिंग टू हिज फादर एंड क्विट द गेम। आप अपने पिताजी के कथन के अनुसार कार्य करेंगे और क्रिकेट को छोड़ देंगे। ऑप्शन सी, एंग्री ऑन हिज फादर एंड कंटिन्यूड हिज गेम। आप अपने पिताजी पर क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे और अपना खेल जारी रखेंगे। एंड ऑप्शन डी, इग्नोर्ड हिम। आप उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। कभी कभी होता है कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन एकदम सिमिलर हो जाते हैं। अब वहां पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी अप्रोच कैसे, किस प्रकार से सही होनी चाहिए। और ये अप्रोच आप तभी सही कर सकते हैं जब आपके पास एक भरपूर प्रैक्टिस हो। और प्रैक्टिस मेजर कलसी क्लासेस यानी कि हमारे द्वारा आपको कराई जाएगी यूट्यूब के माध्यम से, साथ ही साथ एमकेसी लर्निंग का जो है आपका डीएलपी प्रोग्राम है उसके माध्यम से। तो चलिए अब जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर तो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने पिताजी को कन्विंस करेंगे, उनसे कहेंगे देखिए पिताजी क्रिकेट में मेरी दिलचस्पी है, मेरी रुचि है और मैं उसमें बेहतर करता हूं, साथ ही साथ मैं अपनी पढ़ाई को भी पूरा समय देता हूं जिससे कि मेरी पढ़ाई भी बाधित ना हो और मेरा क्रिकेट भी, मेरा गेम्स भी सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है, अगर हम बाकी के 3 ऑप्शन देखें तो 3 ऑप्शन में क्या क्या चीज कह रहा है जिससे कि हमको उन ऑप्शन में टिक बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पहला देखिए, वर्क अकॉर्डिंग टू हिज फादर एंड क्विट द गेम। देखिए अगर आप इस ऑप्शन पे टिक करते हैं तो इससे आपकी साइकोलॉजी इस प्रकार से पता लगेगी कि मान लेते हैं आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं और आपके माता या पिता ये कह रहे हैं कि देखो वहां पर एयरफोर्स में, सेनाओं में बहुत ज्यादा रिस्क है तो आपको नहीं जाना चाहिए। क्या आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी एयरफोर्स, आपकी जो इंडियन आर्म फोर्सेस है उसको ज्वाइन करना आपका क्या है, ड्रीम है, वो पैशन है आपके लिए और किसी भी हालात में आप उसको क्विट नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन बी
बिल्कुल भी टिक नहीं करना है। अगर ऑप्शन सी में देखें, एंग्री ऑन हिज फादर एंड कंटिन्यू हिज गेम, यानी कि आप इस बात से अपने पिताजी के ऊपर नाराज हो जाएंगे और उनके विपरीत जाके अपने गेम को कंटिन्यू रखेंगे। भाई कब तक आप कंटिन्यू रखेंगे? आपका जो खर्चा पानी, आपकी पढ़ाई लिखाई है, गेम्स की एक्टिविटी है, हर चीजें आपके माता पिता के द्वारा ही तो दी जा रही हैं, तो क्रोध करने का बिल्कुल भी सवाल नहीं उठता और ये क्वालिटी किसी कैडेट की बिल्कुल भी नहीं होती। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी भी गलत है। ओके, डी ऑप्शन, इग्नोर्ड हिम, यानी कि उनको इग्नोर कर देंगे। देखिए, अगर आपके सामने कोई सिचुएशन आती है तो सबसे पहले आप उसको फेस करिए, क्योंकि आप निर्भीक हैं। कोई भी कैडेट जो इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहता है, सबसे पहली क्वालिटी उसकी होती करेज, करेजियस पीपल, ठीक है, और करेज ही आपको ले जाती है सेनाओं में। तो इस प्रकार से किसी भी चीज को इग्नोर कर देना किसी भी सिचुएशन के लिए ठीक नहीं होता। ओके, तो चलिए यहां से आपने जान लिया दूसरी एसआरटी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एसआरटी पे, जिससे कि आज की क्लास में आप एकदम अच्छे से अपने इस टेस्ट को वहां पर सिलेक्शन सेंटर में जाके अच्छे तरीके से कर सके। तो चलिए जानते हैं तीसरी एसआरटी आपकी क्या है। He was driving the motorcycle without helmet and traffic police caught him, यानी कि आप मोटरसाइकिल में बिना हेलमेट लगाए चल रहे थे और आपको किसके द्वारा पकड़ लिया गया? ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। अब आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, रिक्वेस्टेड हिम टू लीव फॉर दिस टाइम, आप उससे क्षमा याचना करोगे कि देखिए आप मुझे इस बार के लिए छोड़ दीजिए। ऑप्शन बी, गेव फाइन एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम स्टार्टेड टू वियर द हेलमेट एंड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, आप उसको फाइन दोगे और अगली बार से आप हेलमेट पहनना शुरू करोगे और हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करोगे। ऑप्शन सी, gave him excuse that his home is nearby therefore he did not wear helmet, और आप उसको एक्सक्यूज दे दोगे कि देखिए मेरा घर तो पास में है इसीलिए मैंने हेलमेट नहीं लगाया। ऑप्शन डी, क्विकली स्टार्टेड हिज बाइक एंड एस्केप फ्रॉम देयर, आप तेजी से अपनी बाइक स्टार्ट करोगे और वहां से रफू चक्कर हो जाओगे। तो देखिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितने सेंसिटिव हो, कितने रिस्पॉन्सिबल हो, कितने अकाउंटेबल हो अपने नागरिक के हैसियत से। अब यहां पर आपको एक सिचुएशन दिया गया है जिसमें पूछा गया है कि आप सड़क पे निकले अपने मोटर साइकिल से और आपने उस समय हेलमेट नहीं लगाया है और आप रोड पे ही ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आपको पकड़ा जाता है, रोका जाता है, और अब आप क्या करोगे? पहला क्या था? रिक्वेस्टेड हिम टू लीव फॉर दिस टाइम, आप रिक्वेस्ट करोगे कि आप मुझे इस बार छोड़ दीजिए प्लीज, ठीक है। आप रिक्वेस्ट करोगे क्या वो आपको छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा ना। अगर उसको छोड़ना ही होता तो आपको पकड़ता क्यों? तो आपका जो ऑप्शन ए है ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब अगर आप पकड़ गए हो तो आपको क्या करना चाहिए? फाइन तो लगेगा और आपको फाइन भी भरना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि इस समय क्या हो रहा है? आपका ई चालान हो रहा है। ओके, ई चालान हो रहा है। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम स्टार्टेड वियर द हेलमेट, और अगली बार से आप हेलमेट पहनना शुरू करोगे और हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करोगे। तो यही इस एसआरटी का सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। ओके, तो इस प्रकार की अप्रोच आपकी होनी चाहिए, तभी आप वहां पे बेहतर स्कोर कर सकते हैं। और पिछला बैच जो हमारा 2020 का था उसमें बहुत सारे बच्चों ने, लगभग आपके मोर देन 100 बच्चों ने जो है क्वालिफाई किया है, मेडिकल में भी क्वालिफाई कर लिया है। और उनके क्वालिफाई करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनको सबसे अच्छी गाइडेंस मिली मेजर कलसी क्लासेस के द्वारा, उन्होंने हार्डवर्क किया और वो अपने गोल के प्रति डेडिकेटेड रहे। अगर आप हार्ड वर्कर हैं, अगर आपको सही गाइडेंस मिलता है और आप कंसंट्रेट होके अपने गोल के प्रति दृढ़ निश्चय हैं तो सफलता आपकी ही होगी। तो चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एसआरटी की तरफ, एसआरटी नंबर 4। अब जानते हैं कि अगला सिचुएशन क्या है जिसको आपको काउंटर करना है। तो एसआरटी नंबर 4, ही वॉज आयरनिंग हिज क्लॉथ्स व्हेन सडनली ही सॉ स्पार्क एंड द सॉकेट स्टार्टेड बर्निंग ही, यानी कि आप अपने कपड़ों में इस्त्री कर रहे थे और अचानक से ही एक चिंगारी लगती है, सॉकेट होता है और आपका कपड़ा जलने लगता है। फिर ऑप्शन ए, थ्रो वाटर ऑन इट, आप जो है उस आयरन पे, उस कपड़े पे आप
पानी फेंकोगे। ऑप्शन बी स्विच ऑफ द प्लग, यानी कि तुरंत आप प्लग को स्विच ऑफ कर दोगे, बंद कर दोगे। ऑप्शन सी इमीडिएटली स्विच ऑफ द प्लग, टुक आयरन फ्रॉम द बेड, प्लेस इट ऑन सरफेस एंड विथ क्लॉथ्स एक्सटिंग्विश द फायर, यानी कि आप तुरंत सबसे पहले क्या करोगे, स्विच ऑफ करोगे प्लग को, फिर आयरन को जो है बेड से हटा के सरफेस यानी कि जमीन पे रख दोगे और फिर कपड़े की मदद से जो है फायर को बुझाओगे। ऑप्शन डी कॉल्ड फैमिली मेंबर्स एंड विथ हेल्प ऑफ देम एक्सटिंग्विश द फायर, आप अपने परिवार के सदस्यों को बुला के जो भी आग लग रही है या फिर लगी हुई है उसको आप बुझा दोगे। तो देखिए अब आपका यहां पे इंडिविजुअल भूमिका निभाने वाला एक एसआरटी आपसे पूछ ली गई, यानी कि आप यहां पे अलग हो, यानी कि यहां पे आप एलोन हो, एकदम अकेले हो। आप जो है प्रेस कर रहे हो, शॉर्ट सर्किट हो जाती है, आग लग जाती है, अब आप क्या करोगे। तो आपने चारों ऑप्शन देख, मेरे ख्याल से अब आपने सही आंसर दे दिया होगा। तो चलिए जानते हैं ऑप्शंस के माध्यम से कि इनमें कौन सा आपका रिएक्शंस एकदम सही है। पहला क्या है, थ्रो वाटर ऑन इट, क्या कहीं आग लगी है, किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में आपकी आग लगी, क्या आप उस पर पानी फेंकोगे? बिल्कुल नहीं फेंकोगे, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आग तो लगी है, पूरा शॉर्ट सर्किट आपके घर में भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहला तो बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा स्विच ऑफ द प्लग, तो देखिए वैसे तो ये सही है लेकिन ये स्टेटमेंट आपका पूरा नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका कंप्लीट नहीं है, ये रिएक्शन आपका कंप्लीट नहीं है। तो इस प्रकार से हम इस ऑप्शन पे भी बिल्कुल नहीं जा सकते। तीसरे पे आते हैं, तो तीसरा कह रहा है कि आप इमीडिएटली, इस शब्द को ध्यान दीजिए, यानी कि फौरन, तुरंत। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्विच ऑफ द प्लग। सबसे पहले आपने क्या किया, जहां पे आपका प्लग लगा हुआ है उसको स्विच ऑफ कर देंगे। उसके बाद टुक आयरन फ्रॉम द बेड, बिस्तर पर जो भी आपका आयरन रखा हुआ है उसको हटाकर आप जमीन के सरफेस पे रख देंगे, ठीक है। फिर विथ क्लॉथ्स एक्सटिंग्विश द फायर, फिर उधर जो भी आपके कपड़े पड़े रहेंगे पुराने इधर उधर के, उसके माध्यम से जो आग लगी रहेगी उसको आप बुझाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सभी जान गए होंगे कि इसका कौन सा रिएक्शन, इस सिचुएशन का कौन सा रिएक्शन सही है। तो आपका ऑप्शन बी ही सही है, ओके, सॉरी ऑप्शन सी ही सही है। अगर हम ऑप्शन डी पे आए तो ऑप्शन डी क्या कह रहा है, आप अपने परिवार के सदस्यों को बुलाकर उस आग को बुझाएंगे, यानी कि आप इससे आपकी साइकोलॉजी, अगर जो भी कैंडिडेट इसको टिक करेगा उसकी साइकोलॉजी ये रिफ्लेक्ट करेगी कि आप अपने काम को स्वयं नहीं कर सकते बल्कि अपने छोटे छोटे काम को, ठीक है, उसको कंप्लीट करने के लिए आप दूसरों की सहायता लेते हैं। अगर मान लीजिए आप ट्रेनिंग सेंटर में गए या फिर आप एयरफोर्स में आपका सिलेक्शन हो भी गया, तो अगर आपको कोई एडवर्स सिचुएशन आ गई, एडवर्स कंडीशन आ गई, तो आप क्या करेंगे, बार बार दूसरों की सहायता लेंगे, जो कि किसी भी डिफेंस कैडेट की किसी प्रकार से क्वालिटी नहीं होती। तो इस प्रकार से इस एसआरटी का आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी एसआरटी पे और जानते हैं कि अब ये एसआरटी सबसे डिफरेंट कैसी है और इस एसआरटी को टिक करने का, अप्रोच करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। ही वॉज द कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम। ही का अर्थ क्या है, आप स्वयं, यानी कि आप फुटबॉल टीम के कैप्टन हो। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम वॉज नॉट अप टू द मार्क, और आपके टीम की जो परफॉर्मेंस है वो उतनी बेहतर नहीं है। ही वुड, अब आप क्या करोगे, ऑप्शन ए मोटिवेटेड देम टू डू वेल, आप अपने टीम को मोटिवेट करोगे कि आप सभी अच्छा परफॉर्म करो। ऑप्शन बी मेक न्यू स्ट्रेटेजी, प्रैक्टिस्ड हार्ड विथ टीममेट्स एंड परफॉर्म हिट बेस्ट, यानी कि आप एक नई स्ट्रेटेजी बनाओगे, उनके साथ खूब हार्ड प्रैक्टिस करोगे और जो भी खेल होगा आपका उसमें आप सभी लोग बेस्ट परफॉर्म करोगे। ऑप्शन सी गेव लीव टू दोज हुज परफॉर्मेंस वाज नॉट गुड, आप उन सभी खिलाड़ियों को छुट्टी पे भेज दोगे जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। एंड ऑप्शन डी क्विट हिज कैप्टनशिप, आप कैप्टनशिप अपनी छोड़ दोगे। तो देखिए अब यहां पे आप लीड रोल में हैं, यानी कि आप एक स्पोर्ट, और उस कौन सा स्पोर्ट है आपका, फुटबॉल है, आप फुटबॉल टीम के कैप्टन हो और आपकी टीम
किसी भी टूर्नामेंट में सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अब यहां पे पूछा गया है आपको, अगर ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो आप क्या करोगे। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, मोटिवेटेड देम टू डू वेल। अगर मैं आपको मोटिवेट कर दूं, मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेट भी हो जाएं, तो क्या आप अच्छा कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों? सिर्फ मोटिवेशन ही जरूरी नहीं रहता है आपके जीवन में, मोटिवेशन के साथ स्ट्रैटेजी, हार्ड वर्क, ठीक है, ये सभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सिर्फ मोटिवेशन से बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पे, मेक न्यू स्ट्रैटेजी। आप क्या करोगे, अगर पुरानी स्ट्रैटेजी से आपकी टीम की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है तो आप बिल्कुल क्या बदलोगे, अपनी स्ट्रैटेजी बदलोगे। देखिए अगर हम किसी गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा दायित्व यह रहता है कि उस गोल को ना बदल दें। ठीक है, हमको उस गोल को नहीं बदल देना चाहिए, बल्कि जो हम स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं उसमें थोड़ा चेंजेस करना चाहिए। तो यहां पर आपको बताया है कि आप एक नई स्ट्रैटेजी बनाओगे, फिर प्रैक्टिस हार्ड विथ टीममेट्स, यानी कि अपने टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं उनके साथ उस प्रैक्टिस से जो है हार्डवर्क करेंगे और उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे एंड परफॉर्म हिज बेस्ट। और जो भी आपका टूर्नामेंट रहेगा उसमें आप अपनी टीम के साथ अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। ऑप्शन सी, तो इस प्रकार से आपने जान लिया होगा कि आपका ऑप्शन बी ही एकदम राइट स्टेटमेंट है, एकदम राइट रिएक्शन है। अगर हम ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी देख लें तो यहां पर हम पाएंगे कि गेव लीड टू दोस्त, यानी कि आप उन प्लेयर्स को छुट्टी पे भेज देंगे जो बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। मान लेते कोई कमजोर खिलाड़ी है तो आप उसको जो है प्रैक्टिस करवा के उसको आप बेहतर बनाएंगे ना कि आप उसको एकदम लीव पे छोड़ देंगे। तो ये भी किसी भी कैप्टन की क्वालिटी नहीं होती है। अब लास्ट ऑप्शन पे देखते हैं, क्विट हिज कैप्टनशिप। तो मैंने कहा था आपको शुरू में ही, आपके अंदर नेवर गिव अप वाली अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि किसी भी परिस्थिति में आपको हार बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए और आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट करके अपनी टीम को सुधारना, उनकी परफॉर्मेंस को बेस्ट करना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर 5 एसआरटी का जो एकदम करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। तो आज की क्लास से आपने जान लिया कि एसआरटीज क्या होती हैं, किस प्रकार से डिफरेंट सिचुएशंस आपको पूछी जाती हैं और उन सभी सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है, टैकल करना है। आप अपनी स्टडी को और भी बेहतर बनाने के लिए मेजर कृषि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं और हमारे द्वारा अपने आप को और भी ट्रेन कर सकते हैं, जिससे कि आप सभी के एयरफोर्स एक्स एंड वाई के फेज सेकंड के एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorkulshiclasses.com।